welcome back to Blade Learner Casual. This is Ayush Raz and we are back again with some more set of questions for Class 12 Political Science Chapter 6 United Nations and its Organizations. So जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग MCQ का पूरा एक सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और भी सब्जेक्ट्स के MCQ यहाँ पर आपके साथ कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, जिसमें बेसिकली हमारा जो पैटर्न है वो ये है कि हम लोग 3 लेवल में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेवल 1 को सॉल्व करते हैं जिसमें आसान और वन लाइनर्स के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस के टफनेस को इंक्रीज करते हुए चलते हैं, ठीक है। और इस सेशन में आपके सामने 20 क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में 2 सेशंस को कंडक्ट कर रखा है और ये इस चैप्टर के लिए थर्ड पार्ट है। इट मींस 60 क्वेश्चंस अब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद, राइट। तो ये बहुत बड़ा एक आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगा अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हो, इन सेशंस को आप रेगुलरली वॉच कर रहे हो। तो आई रिकमेंड कि सबसे पहले आप पुराने सेशंस को जरूर देख लें, ठीक है। तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा और ना केवल यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस होता है, उसके आसपास की चीजें भी यहाँ पर डिस्कस करी जाती है। तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो होता है उसको भी यहाँ पर पढ़ाया, सिखाया और बताया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से। सबसे पहले लेवल 1 और आसान सवाल आपके सामने होंगे, वन लाइनर के सवाल होंगे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। और जो हमारे साथ पुराने समय से जुड़े हो उन सबको पता है कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि आपको लाइव चैट में आंसर देना है अगर आप वीडियो के प्रीमियर होते समय जुड़े हुए हो, और अगर आप उसके बाद देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने आंसर को दर्ज करें और क्वेश्चन नंबर के साथ उन आंसर को लेकर लाइक 1D 1B ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अटेम्प्ट जरूर करना है, ये मैं बार बार एम्फेसिस डाल के कह रहा हूँ कि अटेम्प्ट जरूर करना है क्वेश्चंस को। क्वेश्चन सही और गलत क्या होगा वो बात की बात है, उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको जरूर से जरूर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। WTO हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है जेनेवा स्विट्जरलैंड, वियना ऑस्ट्रिया, न्यूयॉर्क द USA, वॉशिंगटन DC द USA। आपको इनमें से बताना है कि WTO का हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित है, ठीक है। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में आंसर दे दीजिए अगर आप लाइव सेशन में जुड़े हो, और अगर आप वापस देख रहे हो तो इसको वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ठीक है। क्योंकि मैं रेगुलरली उन आंसर्स को चेक करता हूँ, अगर कुछ गलती हो गई तो फिर उसको भी रेक्टिफाई किया जाता है, उसके बारे में आपको वहीं पर जानकारी दी जाती है, ठीक है। सो आपको जवाब देना है WTO का हेडक्वार्टर्स क्या है, तो इसका सही जवाब होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड। देखिए WTO के बारे में जैसा मैंने आपको बता रखा है, WTO का जो रूट है ना वो एक तरह से कह सकते हो कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ही जाता है, ठीक है, रूट्स, ठीक है। लेकिन आप ऐसा मत करना ना कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से ही WTO बना है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में दरअसल एक बात उठी थी कि हम लोग एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ठीक है। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो कि दुनिया में ट्रेड को फैसिलिटेट करेगी, जो भी ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है उन सब चीज़ों को वो दूर करेगी, तो ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कभी एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं सका बिकॉज उसको अमेरिका ने कभी ज्वाइन नहीं किया इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये कभी आया ही नहीं। फिर उसके बाद देशों ने, जो भी देश राजी थे, उन्होंने सोचा कि एक ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बना तो हम लोग चलिए एक एग्रीमेंट से काम कर लेते हैं, तो उन्होंने बना दिया GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। बहुत सारे बच्चों को इनमें दिक्कत होती है तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखोगे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ठीक है। इस चीज के ऊपर एक एग्रीमेंट कर दिया गया और कभी एग्जिस्टेंस में आया 1948। तो दरअसल ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, दरअसल ये जो भी देश है ना उनके बीच का एक एग्रीमेंट था कि हाँ हमारे देश और तुम्हारे देश के बीच में जो ट्रेड होगा ना वो कुछ इस रेगुलेशन के हिसाब से होगा, इस एग्रीमेंट के हिसाब से। फाइनली क्या होता है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ ये काम करता रहता है और फाइनली 1995 में दरअसल एक नई ऑर्गेनाइजेशन आती है उसके जगह पे जिसका नाम रखा जाता है WTO। मतलब आप कह सकते हो कि WTO का जो प्रेडिसेसर था वो था GATT, ठीक है। या फिर अगर आपको उल्टा कहना है तो GATT का सक्सेसर है WTO, मतलब GATT के बाद ही एक तरह से GATT के ही बेस पर एक नई मकान बनाई गई और उसका नाम था WTO, बिकॉज ये एक बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन, WTO बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर्स होगा। GATT तो दरअसल एक एग्रीमेंट था, तो ये चीज आप याद रखोगे। जो WTO के बारे में और इन्फॉर्मेशन की अगर बात करूँ तो WTO 1 जनवरी 1995 को एग्जिस्टेंस में आया था और इसका हेडक्वार्टर अभी हम लोगों ने जिक्र किया जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इस चीज को याद रखोगे। अगर आपको मेंबर स्टेट्स याद रखने हैं तो 164 इसके मेंबर स्टेट्स हैं करेंटली, ठीक है। अभी 164 देश इसके मेंबर हैं। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, मतलब इस सेशन का सेकंड क्वेश्चन, और टोटल हमारा 42nd क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन, ILO की स्थापना कब हुई थी? सो अक्टूबर 1919, सितंबर 1946, अक्टूबर 1945 और इज इट जून 1924? आई होप कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे रहोगे लाइव चैट और कमेंट बॉक्स में। काफ़ी आसान सवाल है, लेकिन मैं आपको बार बार इस चीज़ के बारे में बताता हूँ, इस चीज़ के बारे में आपको क्लियर करता हूँ कि ये जो चैप्टर है इसमें आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा याद रखनी है कि अलग अलग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं कब एग्जिस्टेंस में आए हैं, कहाँ उसका हेडक्वार्टर्स है, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। और उनकी स्थापना कब हुई थी, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें आपको रटने वाली चीज़ें ज़्यादा है, ठीक है। सो इसमें आपको ILO के बारे में, तो अगर आप चैप्टर खोलोगे तो ILO के बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी जो CBSE ने एडेड मटेरियल्स दे रखा है तो उसमें ILO के बारे में जिक्र है, तो आप उससे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो ILO के बारे में अगर आप कहोगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1919 में, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आपको याद होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दरअसल दुनिया भर में जो लेबर्स के राइट्स होते हैं, लेबर्स के जो भी इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1919 में। सोच सकते हो काफ़ी पुरानी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सो इसका सही जवाब होगा ILO की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1919 में। आई होप ये चीज़ आप सीख गए होगे, समझ गए होगे। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है? जेनेवा। इसका भी हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। 43rd नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है इंडिया वांट टू इंश्योर इट्स परमानेंट प्लेस इन, मतलब भारत अपना अस्थायी स्थान कहाँ सुनिश्चित करना चाहता है? IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, UNSC यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इज इट यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? तो आपको बताना है कि इंडिया कहाँ अपना अस्थायी जगह बनाना चाहता है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में, या फिर सिक्योरिटी काउंसिल में, या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर जनरल असेंबली में। तो काफ़ी आसान सवाल है, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो इसके बारे में बहुत बार जिक्र है। तो दरअसल इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट प्लेस चाहता है इंडिया। आपको बता दो UNSC में जो होते हैं उसमें P5 मेंबर होते हैं, परमानेंट 5 मेंबर होते हैं, और नॉन परमानेंट की अगर बात करें तो उसमें 10 मेंबर होते हैं। परमानेंट 5 का जो कार्यकाल होता है वो तो ऑब्वियसली कि वो परमानेंट है तो उसका कोई टर्म लिमिट नहीं होगा, लेकिन जो नॉन परमानेंट 10 मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 2 सालों का होता है। तो इस चीज़ के बारे में आप याद रखोगे। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया हमेशा से इस चीज़ के लिए प्रयत्न करता है कि हमें परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए UN सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि UN सिक्योरिटी काउंसिल में 5 देशों को ही परमानेंट मेंबरशिप मिली है, जिनमें से 5 देश बार बार मैं इसके बारे में जिक्र करता हूँ, USA, UK, फ्रांस, चाइना और रशिया। ये 5 देश है जिनको परमानेंट मेंबरशिप मिल रखी है UNSC की। इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, राइट। चलिए 44th नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। इसमें आपके सामने ये पूछा जा रहा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को। आपसे ये पूछा जा रहा है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स कहाँ स्थित है? पेरिस, जेनेवा, वियना और इज इट न्यूयॉर्क? पेरिस फ्रांस, जेनेवा हो गया आपका जो स्विट्जरलैंड है उस देश में स्थित है, वियना जो है वो ऑस्ट्रिया में स्थित है, न्यूयॉर्क USA में। तो आपको बताना है कि इनमें से कहाँ पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स अवस्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिकॉज यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स की जो ये एक तरह से कह सकते हो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जो कि एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जाना जाता है, UNESCO यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल ये दुनिया भर में जो एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क होता है, जो कल्चरल वर्क होता है, या फिर जो हेरिटेज साइट होते हैं उनके लिए काम करती है एजेंसी, ठीक। तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को की स्थापना 1946 में करी गई थी, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन? निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का सबसे नवीनतम देश है? आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है, पराग्वे, साउथ सूडान, कीनिया और इज इट सूडान। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा देश यूनाइटेड नेशन का सबसे लेटेस्ट मेंबर बना है। पराग्वे, साउथ सूडान, कीनिया और सूडान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, साउथ सूडान। तो देखिए साउथ सूडान ना, अगर आपको बताओ तो ये जुलाई 2011 को ही आज़ाद हुआ है, ठीक है। जुलाई 2011 को ये आज़ाद हुआ है, तो उसी महीने ये यूनाइटेड नेशन का 193rd मेंबर बना है। 193rd मतलब यूनाइटेड नेशन के टोटल कितने मेंबर हो गए? 193 मेंबर्स हो गए, जिसमें सबसे लेटेस्ट कौन सा देश है? साउथ सूडान। नया नया आज़ाद हुआ देश है, 2011 में आज़ादी हुआ है बेचारा, तो उसकी जो मेंबरशिप है वो सबसे लेटेस्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 46 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हाट इज द टर्म ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी, मतलब यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। अगर आपने इस सेशन को बहुत अच्छे तरीके से देखा है, अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, 5 years, 2 years, 3 years और इज इट 6 years। तो आपको बताना है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों और अस्थायी सदस्यों की का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका सही जवाब होगा 2 वर्ष। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि अस्थायी सदस्यों मतलब परमानेंट मेंबर्स का कितना होता है कार्यकाल, तो आप कहोगे सवाल ही गलत है, क्योंकि उसमें टर्म कुछ होता ही नहीं ऑब्वियसली, तभी तो परमानेंट मेंबर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विच यूएन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रख रखाव के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय जिम्मेदार है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, आईसीजे और सेक्रेटेरिएट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र महासभा, आईसीजे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, या फिर सचिवालय। तो इनमें से बताना है कि आपको सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब होगा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जो यूएन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है यूएनएससी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है करंट स्ट्रेंथ ऑफ द यूएनजीए इज। यूएनजीए की करंट स्ट्रेंथ कितनी है, वर्तमान ताकत क्या है। यूएनजीए अर्थात यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, तो जो भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हो गए ना, दरअसल इसका मतलब हो गया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के मेंबर हो गए। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले डिस्कस किया था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 193, जिसमें सबसे लेटेस्ट मेंबर है साउथ सुडान, जो कि जुलाई 2011 में ऐड हुआ था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो स्ट्रेंथ है वो कितना हो जाता है 193। काफी आसान सवाल आप लोगों को लग रहे होंगे, लेकिन ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, बार बार रिवाइज होना चाहिए ताकि आपके दिमाग में ये सब चीजें बैठ जाए, एग्जाम में गलती ना हो। 49th क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि द टर्म ऑफ द जजेस ऑफ द आईसीजे। आपको पता होना चाहिए कि आईसीजे के जो जज होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 years, 7 years, 9 years और इज इट 10 years। आईसीजे के बारे में मैंने आपको बता रखा है, आईसीजे इट मींस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका जो हेडक्वार्टर्स है या कह सकते हो जो अवस्थित है वो है द हेग, द नीदरलैंड्स में। ठीक है, तो हेग में अवस्थित है आईसीजे। आईसीजे में कितने जज होते हैं, 15 जजेस होते हैं। ठीक है, जिसमें से अभी इंडिया के भी एक जज हैं वहां पर, जिनका नाम है दलवीर भंडारी। तो ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और आईसीजे के जो 15 जज होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो उसका सही जवाब है 9 years। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 9 years, मतलब 15 जज वो 9 साल के लिए जज बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लेवल फर्स्ट का सबसे आखिरी सवाल है, और आखिरी सवाल के तौर पर आपसे ये पूछा जा रहा है विच स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन लिस्ट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, मतलब संयुक्त राष्ट्र की कौन सी विशेष एजेंसी विश्व धरोहर स्थलों को सूचीबद्ध करती है। आपने बहुत बार सुना होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। चलिए आप लोग ये बता दीजिए कि आपके स्टेट, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वहां पे एक कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम आप लोग बता दीजिए। जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम बताना है उस स्टेट का। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, लाइव चैट में भी। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग कितने अवेयर हो इस चीज़ से कि आपके राज्य में यूएन की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है। सो इसका सही जवाब क्या होगा, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, WTO, यूनिसेफ, यूनेस्को और इज इट ILO। सो इसका सही जवाब होगा, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले डिस्कस किया था, इसका सही जवाब होगा यूनेस्को। यूनेस्को जो है ना वो दरअसल ये काम करती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लिस्ट करने का। WTO तो दरअसल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ जो चाइल्ड के लिए काम करती है, ILO तो लेबर्स के लिए काम करती है, यूनेस्को है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को लिस्ट करने का काम इनका होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, और वो जो प्रश्न होगा वो लेवल 2 का होगा, इसलिए थोड़ी सी टफनेस अब इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। तो ध्यान से आंसर आपको देना है। 51st क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, मतलब आपको कंसीडर करना है स्टेटमेंट्स को और बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं या हैं। यूनिसेफ हेल्प्स एंड एनकरेज द वर्क दैट प्रमोट चिल्ड्रंस हेल्थ
एंड बेटर लाइफ इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब यूनिसेफ दुनिया के सभी हिस्सों में बच्चों के स्वास्थ्य और बेहतर जीवन को बढ़ावा देने वाले काम में मदद करता है और प्रोत्साहित करता है। UNO हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क, USA। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा नहीं है, तो उसके बारे में बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करने हैं इन दोनों स्टेटमेंट को कंसिडर करके। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, यूनिसेफ का काम ही यही है कि बच्चों के लिए काम करना। दरअसल ये एक फंड है, बेसिकली यहाँ से बच्चों के लिए काम होता है। आप लोगों ने देखा होगा यूनिसेफ के कई सारे जो प्रोग्राम चलते रहते हैं वो उसके लिए काम करती है। सो ये एजेंसी बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, उसके चिल्ड्रन हेल्थ के लिए काम करती है। ठीक है, इसको इंश्योर करने। नेक्स्ट है कि यूनिसेफ का इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, USA में है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो आपका सही जवाब बनता है बोथ, क्योंकि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यूयॉर्क का, USA। इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को आप नोट करते हुए चलोगे, एक कॉपी में इन पॉइंट्स को नोट करते हुए चलोगे। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख रहे हो, आपको जो भी पॉइंट्स नहीं आता है तो फिर आप यहीं पर छोड़ देते हो, क्योंकि वापस से इस पॉइंट पर आना कि आपको कौन सा प्रश्न नहीं आता था वो बहुत मुश्किल की बात होगी। तो जब भी आप सेशन देखते हो, कोई ज़रूरी है कि आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठो और जो भी पॉइंट आपको नहीं आता या उसमें आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी मैं देते रहता हूँ, अगर आपको वो चीज़ें नहीं पता है तो आप उसको ज़रूर कॉपी में तुरंत नोट कर लीजिए। ठीक है, अपने दिमागी जो चीज़ें हैं उस पर भरोसा ज़्यादा मत करिए कि हाँ कि वो हमें याद होगा, आपने सर में बता दिया तो ये हमें अगले कितने दिनों तक याद होगा, वो चीज़ें। ठीक है, सो आपको वो चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए, कॉपी में चीज़ें लिखी होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? अगेन सेम सवाल है, लेकिन आपको ऑप्शंस अलग अलग दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इंडिया सपोर्ट्स एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स। मतलब भारत स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यों की संख्या में वृद्धि का समर्थन करता है। इंडिया इज करेंटली अ नॉन परमानेंट मेंबर इन द UNSC। भारत वर्तमान में UNSC का एक अस्थायी सदस्य है। तो जो भी बच्चे अवेयर होंगे करंट अफेयर से या इन सब चीज़ों से, वो इसका जवाब दे सकते हैं। पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि इंडिया सपोर्ट करता है क्या, परमानेंट मेंबरशिप बढ़नी चाहिए, नॉन परमानेंट मेंबरशिप बढ़नी चाहिए, दोनों बढ़नी चाहिए। दरअसल इंडिया सपोर्ट करता है कि UNSC में जितने भी परमानेंट मेंबर हैं और नॉन परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, उन दोनों का नंबर बढ़ना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर है करंटली UNSC का, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडिया 2 सालों के लिए बना है और इंडिया का कार्यकाल 2022 के दिसंबर में खत्म हो जाएगा। तो वो चीज़ आप याद रखोगे कि इंडिया अभी एक नॉन परमानेंट मेंबर है एट UNSC। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बोथ। ठीक है, दोनों ही दिए गए स्टेटमेंट्स सही हैं। 53rd क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है ये लोगो किस संस्था से बिलोंग करता है। दिस लोगो बिलोंग्स टू विच ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके सामने एक लोगो दिया गया है, आपको बताना है कि ये दरअसल किस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड बैंक, WTO और इज इट यूनेस्को। तो बताना है कि ये लोगो दरअसल किस संस्था का है, किस ऑर्गेनाइजेशन का है। तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, कॉमन सेंस लगाओगे, तो अगर आप लोगों को गौर से देखोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आसानी से आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। दरअसल ये जो लोगो है वो है IAEA की। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आपको छोटे छोटे एटम्स वगैरह दिख रहे होंगे, ऐसे ही ना उसको डिनोट किया जाता है, वैसे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लो। और मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप जो भी जितने भी लोगोज दिए गए हैं इस चैप्टर में उसको ज़रूर देख लो और कुछ ऐसा निमोनिक्स बना के याद ज़रूर कर लो कि ऐसा ऐसा कुछ है। अगर आप यूनेस्को का देखोगे तो ऐसा कुछ घर जैसा बना हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ, और बीच में यूनेस्को लिखा हुआ है। यूनिसेफ का देखोगे तो उसमें एक मदर है और एक चाइल्ड है जिसको गोद में उन्होंने उठा रखा है। ऐसा ही कुछ है। जो WTO है उसमें ऐसा ऐसा अलग अलग रंगों में एक ग्लोब को ऐसे घेरा गया है। तो ऐसे करके आप अलग अलग लोगों के बारे में कुछ ना कुछ लिंक बिठाकर उसको याद जरूर कर लो। ठीक है, IAEA के बारे में और आपको बता दूं कि IAEA की स्थापना 1957 में की गई थी। दरअसल डवाइट एसेनहावर, ठीक है, डवाइट एसेनहावर जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, ठीक है, इन्होंने एक तरह से क्या था, एक विजन दिया था, एक प्रपोजल दिया था, एटम्स फॉर पीस। ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए, एटम्स फॉर पीस। इसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया में जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका
पीसफुल पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, ना कि मिलिट्री पर्पस के लिए। पीसफुल और मिलिट्री पर्पस मैंने आपको बता रखा है। मिलिट्री पर्पस मतलब आप जो एटॉमिक एनर्जी उसका यूज कर रहे हो आप वेपन बनाने में, लेकिन अगर पीसफुल यूज की बात करो तो जैसे आप मेडिकल चीजों में यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कर सकते हो, रिसर्च पर्पस के लिए कर सकते हो, तो दैट ऑल आर कंसिडर अंडर द पीसफुल पर्पस या पीसफुल यूज। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि दुनिया में जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको यूज किया जाना चाहिए पीसफुल पर्पस के लिए, रादर कि उसको वेपन बनाने के लिए। ठीक है, तो एटम्स फॉर पीस प्रपोजल दिया था, उसी पर आप कह सकते हो कि आईएए की स्थापना करी गई, और आईएए जो है उसका हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए वियना में। वियना कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, ये भी चीज आप याद रखोगे। ऑस्ट्रिया जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया एक अलग कंट्री। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, तो वहां पर उपस्थित है। So, next 54th नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस हैजंट हैपेंड? शीत युद्ध की समाप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं हुआ है? तो इसके बारे में आपको बताना है और आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल है। रशिया एंड यूएस बिकेम मोर कोऑपरेटिव, रूस और अमेरिका अधिक सहयोगी बन गए शीत युद्ध के बाद। चाइना एंड इंडिया ग्रीव रैपिडली, चीन और भारत बहुत तेजी से बढ़े। मेंबरशिप ऑफ द यूएन इंक्रीज, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता बढ़ी है। और यूएनएससी बिकेम मोर इंक्लूसिव, यूएनएससी अधिक समावेशी बन गया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं है इससे लिंक्ड, मतलब हैजंट हैपन। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इनकरेक्ट। ठीक है, तो आई होप इस सबका जवाब आप कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में भी दे रहे होगे। ये बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं कि बिल्कुल ये सही बात है कि कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद आज के समय में अगर आप देखोगे तो पुराने समय की तरह जो डॉग एंड कैट की तरह दोनों लड़ते थे वैसा कुछ अब नहीं रहा है। ठीक है, अब दोनों देश ज़्यादा कोऑपरेटिव माहौल में एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं, तो ये ज़्यादा कोऑपरेटिव हो गए हैं उस समय के कंपैरिजन में। वहीं अगर चाइना और इंडिया की बात करें तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद चाइना और इंडिया हाल के कुछ सालों में 20-30 सालों के अंदर में चाइना और इंडिया बहुत तेजी से ग्रो किए हैं। आप जानते हो चाइना कितना तेजी से ग्रो किया है, इंडिया भी काफ़ी तेजी से ग्रो किया है। मेंबरशिप द यूएन इंक्रीज, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद तो उनमें से कई सारे देश निकले ना। यूएसएसआर 15 अलग अलग रिपब्लिक्स में डिवाइड हो गया, तो कई सारे देश नए यूएन के मेंबर बने थे, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। उसके बाद चौथा यूएनएससी बिकेम मोर इंक्लूसिव, नो सर मैम, यूएनएससी वैसा का वैसा ही है। यूएनएससी जब गई थी तो उसमें 11 मेंबर होते थे। ठीक है, और उसको 1965 में वो नंबर बढ़ा के 15 कर दिया गया। ठीक है, बस उसके बाद से आज तक यूएनएससी में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ज़्यादा इंक्लूसिव नहीं बना है, वैसा का वैसा ही है। इंक्लूसिव की अगर बात करें तो अगर आप वर्ल्ड के जो डिफरेंट पावर्स हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट है, उनका रिप्रेजेंटेशन कराते हो तब ना आप कहोगे कि ये यूएनएससी ज़्यादा इंक्लूसिव बना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यूएनएससी स्टैटिक ही है, और यही इसके क्रिटिसिज्म का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यूएनएससी बिकेम मोर इंक्लूसिव। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेवल 2 के लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रेजेंट है जो कि लेवल 2 का सबसे आखिरी सवाल है। सो 55th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मैच द फॉलोइंग, मतलब आपको इनमें से मैच द फॉलोइंग करना है, मतलब अलग अलग जो स्टेटमेंट है उनको मैच करना है। सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और नीचे में आपको एक तरह से उनका ऑब्जेक्टिव दिया गया, फैसिलिटेट फ्री ट्रेड अमंग मेंबर कंट्रीज, डिबेट एंड डिस्कस ग्लोबल इशूज, लुक इनटू द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द मेंबर कंट्रीज, और प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर अवेलेबल। आई थिंक कि आपको थोड़ा सा समय लेना चाहिए और इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना चाहिए। ठीक है, समय लेके ठीक ढंग से आप इसको मिलाइए, मैच करिए और उसके बाद आंसर ज़रूर दें। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल मतलब सुरक्षा परिषद या महासभा, और एक तरह से आर्थिक और सामाजिक जो निकाय है, काउंसिल है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो आपके सामने दिया गया है सदस्य देशों के बीच विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, उसके बाद दिया गया है सदस्य देशों के बीच मुख्य व्यापार को सुगम बनाता है, वैश्विक मुद्दे पर बहस और चर्चा, सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण को देखता है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण। तो इनमें से आपको मैच करना है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी बॉडी का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आप मैच कराओगे तो अगर आप सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात करोगे तो सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि उसका काम यही है। तो फर्स्ट का ए का क्या हो जाएगा 4, ए का 4 होगा, इट मीन्स कि पहला ऑप्शन और डी ऑप्शन कट हो गया। उसके बाद क्या है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली का काम होता है डिस्कस करना, डिबेट एंड डिस्कशन होता है। अभी सितंबर महीने में होते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के अलग अलग जो हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, वहाँ पे आते हैं, डिबेट डिस्कशन ये सारी चीज़ें चलती हैं। और भी पूरे साल तो ये चलता ही रहता है। तो जनरल असेंबली का काम है मेनली डिबेट एंड डिस्कशन करना, तो बी का सेकंड हो जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद तो दोनों ही में बी का सेकंड है। उसके बाद सी का देखो, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ऑब्वियसली नाम से ही लग रहा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो ये काम करती होगी इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर के लिए, तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो दुनिया भर में फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ए का 4, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फर्स्ट। आई होप कि आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। पेशेंसली अगर आप पढ़ोगे तो आपको हिंट्स वगैरह मिल जाएंगे अगर आप कीवर्ड को पहचानना जानते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लेवल 3 का सवाल है और यहाँ से शुरू हो जाता है असर्शन और रीजन का सवाल। परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑल्सो हैज सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस, मतलब सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है, तो ये कथन आपसे कहा जाता है स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट सेकंड कहा जा रहा है कि इट सिग्निफाइज अ कंट्रीज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन वर्ल्ड अफेयर्स, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा जो तरीका रहा है वो ये कि हम लोग स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका रीजन तो रहने देते हैं, पहले स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं। परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑल्सो हैज सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस, बिल्कुल सही बात है। अगर आप यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बन जाते हो तो उसका एक बहुत सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस भी है। सो सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ज़रूर है इस चीज़ का कि मतलब दुनिया भर में आपके एक तरह से जो फॉरेन पॉलिसी बनाने में आपकी इन्फ्लुएंस होगी वो ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी, तो ठीक है, तो ये सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है। और ये अगर स्टेटमेंट टू अगर पढ़ोगे तो इट सिग्निफाइज अ कंट्रीज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन वर्ल्ड अफेयर्स, ये भी बिल्कुल सही है। अगर आपका इंपॉर्टेंस बढ़ गया तभी तो आपको परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी, तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अगर आप बिकॉज लगा के पढ़ोगे तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इंडिया भी इसलिए चाहता है, और बहुत सारे और भी देश, चाहे जर्मनी हो, जापान हो, साउथ अफ्रीका हो, ये सब देश, ब्राज़ील हो, वो सब देश इसलिए चाहते हैं क्योंकि ठीक है वहाँ पे वीटो राइट्स वगैरह मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में आ जाते हैं, लेकिन उसका एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस भी है दुनिया में। आप एक तरह से ऊंचे पद पे बैठ जाते हो, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी बनाने में आपको एक तरह से लिवरेज मिलता है, ठीक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और असर्शन जो है ना उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है रीजन, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। अगेन असर्शन रीजन का सवाल है। डिस्पाइट बीइंग एन इम्परफेक्ट बॉडी द यूएन इज वेरी क्रूशियल टू बैलेंस यूएस पावर, मतलब क्या हुआ कि एक अपूर्ण निकाय होने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी शक्ति को संतुलित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपका पहला स्टेटमेंट। दूसरा, द यूएन डज प्रोवाइड अ स्पेस विद इन विच आर्गुमेंट्स अगेंस्ट स्पेसिफिक यूएस एटीट्यूड्स एंड पॉलिसीज आर हर्ड एंड कॉम्प्रोमाइजेज एंड कंसेशंस कैन बी सेव्ड, मतलब संयुक्त राष्ट्र एक स्थान प्रदान करता है जिसके भीतर विशिष्ट अमेरिकी दृष्टिकोणों और नीतियों के खिलाफ तर्क सुने जाते हैं और समझौते और रियायतों को आकार दिया जाता है। तो आपको दोनों स्टेटमेंट को आराम से पढ़ना है और इसका जवाब देना है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि यूएन एक इम्परफेक्ट बॉडी है, बिल्कुल सही बात है, एक इम्परफेक्ट बॉडी है। यहाँ पर ऐसा तरीके से आप कह सकते हो कि वेस्टर्न पावर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और वो अपनी एक तरह से अपने दृष्टिकोणों से इसको ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो एक इम्परफेक्ट बॉडी है, पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेटिक होने का क्या मतलब होता है? अगर आप यूएनएससी की बात करोगे तो 15 देश उसमें होते हैं, उनमें से अगर 14 भी एक तरफ है और एक यूएनएससी का जो परमानेंट मेंबर है वो अगर कह दे नहीं, तो फिर ये क्या बात हुई, वो डिसोल्यूशन वही ड्रॉप हो जाता है। तो इसको आप डेमोक्रेटिक और एक परफेक्ट बॉडी नहीं कहोगे, ठीक है। सो एक इम्परफेक्ट बॉडी है, लेकिन फिर भी यूएन की बहुत ज़रूरत है यूएस के पावर को बैलेंस करने की, बिल्कुल सही बात है। जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ था तो कई सारे देशों को यही चिंता थी कि यूएस एक तरह से तब तो वो सुपर पावर, हाइपर पावर बन जाएगा, दुनिया में अपनी दादागिरी दिखाएगा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए यूएन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, यूएन एक मंच प्रोवाइड करता है जहाँ से आप यूएस के एटीट्यूड या यूएस की पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हो, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ निकाले जा सकते हैं, ठीक है। यूएस ने कुछ कर रहा है, यूएस कुछ कर रहा है तो उसके खिलाफ वहाँ पे बोल सकते हो, यूएस के कुछ किए गए कार्यों की वहाँ पर निंदा कर सकते हो, राइट। तो बहुत सारे कंसेशन एंड कॉम्प्रोमाइज़ किए जा सकते हैं वहाँ पर। तो यूएन क्या करता है, एक फोरम प्रदान करता है जहाँ पर डिबेट एंड डिस्कशन हो सकते हैं। तो दूसरा रीज़न भी सही है और ये जो असर्शन है उसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है कि इम्परफेक्ट बॉडी होने के बावजूद भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू बैलेंस द यूएस पावर, ठीक है, बिकॉज यूएन क्या करता है, एक स्पेस प्रोवाइड करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिकॉज दोनों ये स्टेटमेंट सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है असर्शन का। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। WTO इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच सेट्स द रूल फॉर ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। उसके बाद रीजन इट वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि WTO इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच सेट द रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड।
बिल्कुल सही बात है कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जो कि ग्लोबल ट्रेड के लिए रूल्स वगैरह बनाता है कि दुनिया भर में जो ट्रेड्स हैं वो किस प्रकार से होंगी, उसके लिए नियम कानून बनाने का कार्य किसको दिया गया है, WTO को। रीजन कहा जा रहा है इट वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, नो सडन मैन। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस तो 1944 में हुआ था और अगर WTO की बात करें तो ये 1995 में बना। तो रीजन आपका गलत हो जाता है, तो जैसे ही रीजन गलत होता है तो आपका ऑप्शन ए और बी तो होगा ही नहीं, आपको ढूंढना है कि रीजन इनकरेक्ट कहाँ है, तो वो है ऑप्शन डी में। उसका सही जवाब बनता है ऑप्शन डी। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, काफी आसान सवाल था अगर आप ध्यान से इसको पढ़ते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो कि 59th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट टू द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल से रिलेटेड कौन सा ये स्टेटमेंट सही है? Trusteeship Council suspended operation on 1st November 1994. It was established in 1945 under the UN Charter, or is it by 1990 all the trust territory has attained self-government or independence? तो इसके बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, आई होप कि आप इस सब का जवाब दे रहे होगे। काफ़ी आसान सवाल है अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो उस बॉक्स को जिसमें यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में दिया गया। सो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ट्रस्टीशिप काउंसिल ने अपना ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया 1994 के 1 नवंबर से, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है कि इसको 1945 में बनाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि यूनाइटेड नेशन के जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है ना, उन सबको 1945 में ही बनाया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बाय 1990, यहीं पर तो दिक्कत हो जाती है, 1990 नहीं 1994 के बाद सारे ट्रस्ट टेरिटरी अपने आप को इंडिपेंडेंस और सेल्फ गवर्नमेंट वो काबिल हो जाते हैं और फाइनली 1994 में जो लास्ट बचता है पलाव, वो भी अपने आप को एक तरह से अब ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंदर नहीं रहता है, तो इस कारण से वो भी अब चीज़ें खत्म हो जाती है। ट्रस्टीशिप काउंसिल इसके बाद सस्पेंड कर दिया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है और दूसरा 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1 और 2। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो इस चीज़ के बारे में आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो कि इस सेशन का आखिरी सवाल है, लेवल 3 का। अगेन एसर्शन रीजन ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच आपको पता है कि क्या है? ह्यूमन राइट्स वॉच इज अनदर इंटरनेशनल NGO दैट इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब ह्यूमन राइट्स वॉच एक और मानव अधिकारों पर अनुसंधान और वकालत में शामिल अंतर्राष्ट्रीय NGO है। इसके पहले हम लोगों ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में डिस्कस किया था, तो ह्यूमन राइट्स वॉच भी कुछ ऐसा ही है। तो उसके बाद रीजन कहा जा रहा है इट इज़ एन UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी बेस्ड इन द USA। तो इसके बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला असर्शन अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल सही है कि ह्यूमन राइट्स वॉच एक NGO है जो कि रिसर्च एंड एडवोकेसी काम करता है। किसके ऊपर? ह्यूमन राइट्स के लिए। नाम से ही लग रहा है ह्यूमन राइट्स वॉच। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट रीजन कहा जा रहा है कि इट इज़ एन UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी। नो सडन मैन, UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। अगर UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी होता है फिर तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। यहाँ पर क्या है? ये NGO है। ठीक है, तो ये रीजन गलत हो जाता है और जैसे ही रीजन गलत होता है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो इस चीज़ के बारे में याद पता रखोगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखो कि ह्यूमन राइट्स वॉच कहाँ पे स्थित है? USA में बेस्ड है। ठीक है, और जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए कि इसकी स्थापना किस साल हुई थी। ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में, जहाँ पर भी हो। लेकिन एक चीज़ याद रखोगे, ह्यूमन राइट्स वॉच कहाँ पर स्थित है? USA में। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। सो दैट्स इट इन दिस लेसन। आई होप कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इसके PDFs कहाँ से डाउनलोड होंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करना है आप लोगों को। हालांकि एक ड्राइव का लिंक भी आपको दे दिया गया कमेंट बॉक्स में, तो आप वहाँ से भी इन PDFs को डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हम तक पहुँचा सकते हो। एक डाउट फॉर्म भी दिया गया है, उसको भी भर सकते हो। मतलब किसी भी मीडियम का इस्तेमाल करके आप हम तक जुड़ सकते हो। हमारे साथ जो अपने डाउट्स हैं, अपनी क्वेरीज है, उसको शेयर कर सकते हो। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो फिर आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एग्जाम्स बहुत नज़दीक है तो आपको मेहनत बहुत अच्छे तरीके से करनी है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे लर्निंग, स्टे क्यूरियस। थैंक यू सो मच।